तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं द लास्ट समुराई 2 के बारे में। दोस्तों इसका पार्ट 1 हमें तकरीबन मैं आपको बता दूं 2003 में देखने को मिला था। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया था और अब पार्ट 2 हमें इसका देखने को मिलने वाला है। तो पूरी अपडेट में ऐसी वीडियो में आपको बताऊंगा इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में, साथ ही साथ पार्ट 1 की एक तरह से कलेक्शन के बारे में, ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में सभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आगे मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। द लास्ट समुराई 2003 की अमेरिकी 4 महाकाव्य पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण एडवर्ड ज़्विक ने किया है, जिन्होंने लोगान द्वारा तैयार की गई कहानी पर जॉन लोगान और मार्शल हर्स्कोविट्ज के साथ पटकथा भी लिखी है। इस फिल्म में टॉम क्रूज ने अभिनय किया है, जिन्होंने टिमोथी स्पाल, केन वतम्बे, बिली कोनोली, टोनी गोल्डविन, हिरोयुकी सांदा और कोयुकी काटो के साथ सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म का कथानक 1877 के सत्सुमा विद्रोह से प्रेरित था, जिसका नेतृत्व साइगो ताकामोरी ने किया था और विदेशी शक्तियों द्वारा जापान के पश्चिमीकरण से। क्रूज ने 7वीं कैवलरी रेजिमेंट के एक अमेरिकी कप्तान नाथन अल्ग्रेन का किरदार निभाया है, जिसके व्यक्तिगत और भावनात्मक संघर्ष उसे 19वीं सदी के जापान में मीजी बहाली के मद्देनजर समुराई योद्धाओं के संपर्क में लाते हैं। अल्ग्रेन का किरदार काफी हद तक यूजीन कोलाचे और जूल्स ब्रूनेट पर आधारित है। दोनों फ्रांसीसी इंपीरियल गार्ड अधिकारी हैं, जिन्होंने पहले बोशिन युद्ध में एनोमोटो ताकेकी के साथ लड़ाई लड़ी थी। 6. द लास्ट समुराई ने बॉक्स ऑफिस पर कुल $456 मिलियन 5 की कमाई की और 2003 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसे अभिनय, दृश्यों, छायांकन और हंस जिमर के स्कोर के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन इसके कुछ चित्रणों के लिए आलोचना भी हुई। इसे कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें 4 अकादमी पुरस्कार, 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 2 राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड पुरस्कार शामिल हैं। कथानक 1876 में भूतपूर्व अमेरिकी सेना के कैप्टन नाथन अल्ग्रेन, जो अमेरिकी भारतीय युद्धों के दौरान हुए अत्याचारों से आहत होकर शराब के नशे में थे, से उनके भूतपूर्व कमांडिंग अधिकारी कर्नल बैगली ने संपर्क किया। बैगली ने उन्हें जापानी व्यवसायी मात्सु ओमुरा के लिए नवनिर्मित इंपीरियल जापानी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए कहा, जो जापान के नए सम्राट के खिलाफ समुराई विद्रोह को दबाने के लिए सेना का उपयोग करना चाहता है। बैगली से अपनी नफरत के बावजूद अल्ग्रेन पैसे के लिए नौकरी ले लेता है। उनके पुराने दोस्त सार्जेंट ज़ेबुलोन गैंट उनके साथ जाते हैं। पहुंचने पर अल्ग्रेन की मुलाकात साइमन ग्राहम से होती है, जो समुराई के बारे में जानकार एक ब्रिटिश अनुवादक है। अल्ग्रेन को पता चलता है कि शाही सैनिक खराब तरीके से प्रशिक्षित सैनिक हैं। प्रशिक्षण के दौरान उसे ओमुरा के रेलमार्गों में से एक पर समुराई हमले के बारे में पता चलता है। अल्ग्रेन की इच्छा के विरुद्ध ओमुरा सैनिकों को पीछा करने के लिए भेजता है। हालांकि लड़ाई एक आपदा बन जाती है, क्योंकि सैनिक जल्दी से भाग जाते हैं और गैंट मारा जाता है। अल्ग्रेन घायल हो जाता है और जब समुराई नेता मोरित्सुगु कत्सुमोटो उसे छोड़ देता है, तो उसे बंदी बना लिया जाता है। इंपीरियल जनरल हसेगावा को सेप्पुकु करने की अनुमति दी जाती है। अल्ग्रेन को कत्सुमोटो के गांव में ले जाया जाता है और कत्सुमोटो के अनुरोध पर उसे कत्सुमोटो की बहन ताका द्वारा ले जाया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जिसके बारे में बाद में अल्ग्रेन को पता चलता है कि वह एक समुराई की विधवा है, जिसे उसने कैदी बनने से पहले मार डाला था। हालांकि शुरू में उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, लेकिन अंततः उसे समुराई का सम्मान मिल जाता है। ताका की मदद से अल्ग्रेन अपनी शराब की लत और अपराधबोध पर काबू पाता है, जापानी संस्कृति सीखता है और किंजुत्सु की कला में प्रशिक्षित होता है। वह समुराई के लिए सहानुभूति विकसित करता है, जो इस बात से परेशान है कि आधुनिकीकरण ने उनकी परंपराओं को नष्ट कर दिया है। अल्ग्रेन और ताका एक दूसरे के लिए एक अनकहा स्नेह विकसित करते हैं। एक रात निंजा गांव में घुसपैठ करते हैं और कत्सुमोटो पर घात लगाते हैं। अल्ग्रेन कत्सुमोटो की जान बचाता है और फिर गांव की रक्षा में मदद करता है। यह निष्कर्ष निकालता है कि ओमुरा जिम्मेदार है। कत्सुमोटो टोक्यो में सम्राट मीजी के साथ बैठक का अनुरोध करता है। वह अल्ग्रेन को रिहा करने के इरादे से लाता है। पहुंचने पर अल्ग्रेन देखता है कि शाही सेना बैगले के अधीन बेहतर प्रशिक्षित है। कत्सुमोटो अपने निराशा में यह पता लगाता है
कि युवा और अनुभवहीन सम्राट ओमुरा की कठपुतली है। एक सरकारी बैठक में ओमुरा सार्वजनिक रूप से तलवार ले जाने के लिए कत्सुमोटो की गिरफ्तारी का आदेश देता है और उसे अपने सम्मान को पुनः प्राप्त करने के लिए अगले दिन से पुकु करने के लिए कहता है। इस बीच अल्ग्रेन सेना की कमान फिर से संभालने के ओमुरा के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। जब शाही सेना विद्रोह को कुचलने के लिए आगे बढ़ती है तो दुखी कत्सुमोटो से पुकु के बारे में सोचता है, लेकिन अल्ग्रेन उसे लड़ने के लिए मना लेता है और युद्ध में समुराई के साथ शामिल होने का वचन देता है। वे गांव लौटते हैं और ताका अल्ग्रेन को अपने दिवंगत पति के समुराई कवच पहनाती है और कत्सुमोटो उसे एक नईनवेली समुराई तलवार भेंट करता है जिस पर एक शिलालेख खुदा हुआ है जिसमें अल्ग्रेन को वह योद्धा बताया गया है जिसमें पुराने तरीके नए में शामिल हो गए हैं। युद्ध के मैदान में अल्ग्रेन और कात्सुमोतो ओमुरा और बैगले से बातचीत के लिए मिलते हैं। बैगले कात्सुमोतो को आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव देता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। सामुराई शाही सेना के अति आत्मविश्वास का उपयोग उन्हें जाल में फंसाने के लिए करते हैं। आगामी युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान होता है। उनकी संख्या कम होने और शाही सुदृढ़ीकरण के आने के साथ कात्सुमोतो घोड़े पर सवार होकर आत्मघाती घुड़सवार सेना पर हमला करने का आदेश देता है। सामुराई बैगले की रेखा को तोड़ देते हैं और अल्ग्रेन बैगले को मार देता है, लेकिन समुराई जल्दी ही गैटलिंग तोपों से कट जाते हैं। शाही कप्तान, जो पहले अल्ग्रेन द्वारा प्रशिक्षित था और इस नरसंहार से भयभीत था, गोलीबारी बंद करने का आदेश देता है। बाद में जब व्यापार वार्ता समाप्त होती है तो घायल अल्ग्रेन कार्यवाही में बाधा डालता है। वह सम्राट को कत्सुमोटो की तलवार भेंट करता है और उनसे उन परंपराओं को याद रखने के लिए कहता है जिनके लिए कत्सुमोटो और उसके साथी समुराई लड़े और मारे गए। सम्राट को एहसास होता है कि जापान को आधुनिक होना चाहिए, लेकिन वह अपनी संस्कृति और इतिहास को नहीं भूल सकता। वह व्यापार प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और जब ओमुरा विरोध करता है तो सम्राट उसे बताता है कि उसने बहुत कुछ किया है और उसकी संपत्ति जब्त करने और लोगों में वितरित करने की धमकी देता है। सम्राट अल्ग्रेन से पूछता है कि कत्सुमोटो की मृत्यु कैसे हुई, जिस पर अल्ग्रेन जवाब देता है कि वह सम्राट को बताएगा कि वह कैसे रहता था। अल्ग्रेन ताका के साथ फिर से जुड़ने के लिए गांव लौटता है। ढालना। टॉम क्रूज, बाएं और केन वतंबे ने क्रमशः कैप्टन नाथन अल्ग्रेन और लॉर्ड मोरित्सुगु कत्सुमोटो की भूमिका निभाई है। वतंबे ने कत्सुमोटो के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। टॉम क्रूज कैप्टन नाथन अल्ग्रेन के रूप में एक गृहयुद्ध और भारतीय युद्ध के दिग्गज। हालांकि वह एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली सैनिक है, लेकिन वह सैंड क्रीक या चिविंगटन में मूल अमेरिकियों के नरसंहार और या वाशिता नदी पर मूल अमेरिकियों के नरसंहार में अपनी भूमिका से पीड़ित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना से छुट्टी मिलने के बाद वह एक महत्वपूर्ण राशि के लिए नई मीजी बहाली सरकार को अपनी पहली पश्चिमी शैली की भर्ती सेना को प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए सहमत होता है। सेना की पहली लड़ाई के दौरान उसे समुराई कात्सुमोतो द्वारा पकड़ लिया जाता है और कात्सुमोतो के बेटे के गांव में ले जाया जाता है, जहां वह जल्द ही समुराई के तरीके से मोहित हो जाता है और उनके साथ उनके उद्देश्य में शामिल होने का फैसला करता है। उनकी जर्नल प्रविष्टियां पारंपरिक जापानी संस्कृति के बारे में उनके विचारों को प्रकट करती हैं। केन वतंबे लॉर्ड मोरित्सुगु कत्सुमोटो के रूप में अंतिम समुराई के नाम से प्रसिद्ध एक पूर्व डेम्यो जो कभी सम्राट मीजी का सबसे भरोसेमंद शिक्षक था। सम्राट पर ओमुरा और अन्य पश्चिमी सुधारकों के प्रभाव से उनकी नाराजगी ने उन्हें अपने साथी समुराई को विद्रोह में संगठित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें उम्मीद है कि सरकार जापानी समाज में समुराई के स्थान को नष्ट न करने के लिए राजी हो जाएगी। कत्सुमोटो वास्तविक जीवन के समुराई साइगो ताकामोरी पर आधारित है, जिन्होंने सत्सुमा विद्रोह का नेतृत्व किया था। कोयुकी ताका कत्सुमोटो के रूप में नाथन अल्ग्रेन द्वारा मारे गए एक समुराई की विधवा और मोरित्सुगु की छोटी बहन। वह और अल्ग्रेन एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करते हैं और वह विद्रोह की अंतिम लड़ाई में पहनने के लिए उसे अपने पति का कवच देती है। टिमोथी स्पाल साइमन ग्राहम के रूप में एक ब्रिटिश फोटोग्राफर और विद्वान जिसे कैप्टन अल्ग्रेन और उसके गैर अंग्रेजी बोलने वाले सैनिकों के लिए दुभाषिया के रूप में काम पर रखा गया था।
शुरुआत में उसे एक दोस्ताना लेकिन मिशनोन्मुख और व्यावहारिक सोच वाले साथी के रूप में चित्रित किया गया था। बाद में वह समुराई के कारण से सहानुभूति रखने लगा और अल्ग्रेन को इंपीरियल सैनिकों से कत्सुमोटो को बचाने में मदद करता है। ग्राहम वास्तविक जीवन के ब्रिटिश जापान विशेषज्ञ अर्नेस्ट मेसन सेटो पर आधारित है, जिसने सत्सुमा विद्रोह के दौरान साइगो ताकामोरी से दोस्ती की थी। शिन कोयामाडा मोरित्सुगु नोबुतादा के रूप में कत्सुमोटो का इकलौता बेटा और उस गांव का स्वामी जहां अल्ग्रेन को भेजा गया है। नोबुतादा अल्ग्रेन से दोस्ती करता है जब कत्सुमोटो उसे अल्ग्रेन को जापानी संस्कृति और जापानी भाषा सिखाने का काम सौंपता है। वह तब मर जाता है जब वह स्वेच्छा से शाही सैनिकों का ध्यान भटकाने का फैसला करता है ताकि उसके पिता उनकी हिरासत से भाग सकें। टोनी गोल्डविन कर्नल बैगली के रूप में 7वीं कैवलरी रेजिमेंट में नाथन अल्ग्रेन के भूतपूर्व कमांडिंग अधिकारी। निर्दयी और अनैतिक, बैगली ने अल्ग्रेन को इंपीरियल आर्मी के लिए प्रशिक्षक के रूप में काम करने के लिए मना लिया, जबकि अल्ग्रेन वाशिता नदी नरसंहार में बैगली की भूमिका के लिए उससे घृणा करता था। अल्ग्रेन के विपरीत, बैगली घमंडी है और समुराई को खारिज करता है। एक बिंदु पर उन्हें धनुष और तीर के साथ बर्बर के अलावा कुछ नहीं कहा। जब बैगली अंतिम लड़ाई में कत्सुमोटो को गोली मारने की कोशिश करता है तो अल्ग्रेन द्वारा उसकी छाती में तलवार फेंक दी जाती है। मसातो हराडा ने मात्सु ओमुरा की भूमिका निभाई है, जो एक उद्योगपति और सुधार समर्थक राजनीतिज्ञ हैं। वह जापान की रेलमार्गों के स्वामित्व के माध्यम से खुद के लिए पैसे बनाते हुए पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण को तेजी से अपनाता है। शोगुन शासन के दिनों में दमित एक व्यापारी परिवार से आने वाले ओमुरा ने खुले तौर पर समुराई के लिए अपनी अवमानना व्यक्त की और सम्राट मीजी की युवावस्था का लाभ उठाकर उनका मुख्य सलाहकार बन गया। उन्हें कत्सुमोटो और उनके विद्रोहियों को खत्म करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए एक पश्चिमी शैली की सेना बनाने के लिए राजी किया, जबकि उनकी शिकायतों को अनदेखा किया। उनकी उपस्थिति मीजी बहाली के दौरान एक प्रमुख सुधारक ओकुबो तोशिमिची की छवि को जगाने के लिए डिजाइन की गई है। हराडा ने उल्लेख किया कि वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो में साउंड स्टेज 19, जहां हम्फ्रे बोगार्ट ने एक बार अभिनय किया था, पर सम्राट मीजी के सम्मेलन कक्ष के निर्माण को देखने के बाद वह फिल्म में शामिल होने में गहरी दिलचस्पी रखते थे। उद्धरण की आवश्यकता। शिचिनोसुके नाकामुरा सम्राट मीजी के रूप में जापानी समाज में मीजी सुधारों के कार्यान्वयन का श्रेय पाने वाले सम्राट, जापान को आधुनिक बनाने और उसे सशक्त बनाने के लिए पश्चिमी विचारों और प्रथाओं को अपनाने के लिए उत्सुक हैं, ताकि जापान एक मजबूत राष्ट्र बन सके। हालांकि उनके अनुभव की कमी के कारण उन्हें ओमुरा जैसे लोगों की सलाह पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है, जिनके अपने एजेंडे हैं। उनकी शक्ल 1860 के दशक के सम्राट मीजी से काफी मिलती जुलती है, जब सम्राट के रूप में उनका अधिकार अभी तक मजबूती से स्थापित नहीं हुआ था। हिरोयुकी सनाडा उजियो के रूप में एक कुशल तलवारबाज और कत्सुमोटो के सबसे भरोसेमंद अनुयायियों में से एक। शुरू में कैद में रहने के दौरान अल्ग्रेन के प्रति सबसे अधिक तिरस्कार दिखाते हुए वह अल्ग्रेन को तलवारबाजी की कला सिखाता है, उसे अपने बराबर का सम्मान देता है। वह अंतिम युद्ध में मरने वाले अंतिम समुराई में से एक है, जिसे कत्सुमोटो के आक्रमण के दौरान गोली मार दी गई थी। साइलेंट समुराई के रूप में सेजो फुकुमोटो, एक बुजुर्ग समुराई जिसे गांव में रहने के दौरान अल्ग्रेन पर नजर रखने का काम सौंपा गया है, जो समुराई को बॉब कहकर पुकारता है। बॉब अंततः अल्ग्रेन की जान बचाता है और पहली और एकमात्र बार बोलते हुए अल्ग्रेन सान, अंतिम लड़ाई में उसके लिए बनाई गई गोली खाकर। बिली कोनोली सार्जेंट जेबुलोन गैंट के रूप में एक आयरिश अमेरिकी नागरिक युद्ध के दिग्गज जो अल्ग्रेन के साथ सेवा करते थे और उनके प्रति वफादार थे, उन्हें जापान आने के लिए राजी किया और इंपीरियल आर्मी को प्रशिक्षित करने के लिए उनके साथ काम किया। पहली लड़ाई के दौरान वह भाले से घायल होने के बाद हिरोतारो ताका के पति द्वारा मारा जाता है। शुन सुगाता नाकाओ के रूप में एक लंबा समुराई जो नागिनाटा चलाता है और जुजुत्सु में कुशल है। वह कत्सुमोटो को बचाने में अल्ग्रेन की सहायता करता है और अंतिम लड़ाई में अन्य समुराई के साथ मर जाता है। टोगो इगावा जनरल हसेगावा के रूप में इंपीरियल जापानी सेना में सेवारत एक पूर्व समुराई। वह पहली लड़ाई के बाद से पुकु करता है। उत्पादन। यह खंड काफी हद तक या पूरी तरह से एक ही स्रोत पर निर्भर करता है। प्रासंगिक चर्चा वार्ता पृष्ठ पर पाई जा सकती है। कृपया इस खंड में अतिरिक्त स्रोतों के उद्धरण देकर इस लेख को बेहतर बनाने में मदद करें।
अगस्त 2022, जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। फिल्म में निर्माता की भागीदारी मूल रूप से 1992 में विकसित हुई थी, जब रडार पिक्चर्स के पूर्ववर्ती इंटरस्कोप कम्युनिकेशंस ने फिल्म विकसित की थी, जिसे मूल रूप से माइकल एलन एडी ने लिखा था। एडी ने 2004 में फिल्म के निर्माताओं पर मुकदमा दायर किया और दावा किया कि WGA और वार्नर ब्रदर्स ने उन्हें क्रेडिट देने से इनकार कर दिया। 7. फिल्मांकन न्यूजीलैंड में हुआ, ज्यादातर तारानाकी क्षेत्र में। 8. ज्यादातर जापानी कलाकारों और एक अमेरिकी उत्पादन दल के साथ। यह स्थान इस तथ्य के कारण चुना गया था कि एगमोंट बटा माउंट तारानाकी माउंट फूजी से मिलता जुलता है, और इसलिए भी कि तारानाकी क्षेत्र में बहुत सारे जंगल और खेत हैं। अमेरिकी लोकेशन मैनेजर चार्ली है एरिंगटन ने एक यात्रा पुस्तक में पहाड़ को देखा और निर्माताओं को स्थानों की खोज के लिए उन्हें तारानाकी भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने जापान के निर्मित शहरों के विपरीत कई दृश्यों के लिए पृष्ठभूमि का काम किया। कई गांव के दृश्यों को कैलिफोर्निया के बरबैंक में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो के बैकलॉट पर फिल्माया गया था। कुछ दृश्यों को जापान के क्योटो और हिमेजी में फिल्माया गया था। कुल मिलाकर 13 फिल्मांकन स्थान थे। टॉम क्रूज ने फिल्म के लिए अपने स्टंट खुद किए। यह फिल्म जॉन लोगन द्वारा लिखित द लास्ट समुराई नामक एक मूल पटकथा पर आधारित है। यह परियोजना स्वयं लेखक और निर्देशक विंसेंट वार्ड से प्रेरित थी। वार्ड इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता बन गए, लगभग 4 वर्षों तक इसके विकास पर काम करते रहे और फ्रांसिस फोर्ड कोपोला और पीटर वियर सहित कई निर्देशकों से संपर्क करने के बाद, जब तक कि उनकी एडवर्ड ज़्विक में रुचि नहीं हुई। फिल्म का निर्माण ज़्विक के साथ आगे बढ़ा और इसे वार्ड के मूल न्यूजीलैंड में शूट किया गया। सिनेमेटोग्राफर जॉन टोल ने गैरी कैपो को इस प्रोजेक्ट पर सेकंड यूनिट डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया। कैपो ने विशेष रूप से जापानी सेना और समुराई के बीच जलवायु युद्ध अनुक्रम के फिल्मांकन का बहुत पर्यवेक्षण किया। 9. यह फिल्म यूजीन कोलाचे और जूल्स ब्रूनेट की कहानियों पर आधारित थी, जो दोनों फ्रांसीसी इंपीरियल गार्ड अधिकारी थे जिन्होंने पहले बोशिन युद्ध में एनोमोटो ताकेकी के साथ लड़ाई लड़ी थी, और फिलिप किर्नी, एक संयुक्त राज्य सेना, संघ सेना और फ्रांसीसी इंपीरियल गार्ड सैनिक, जो अमेरिकी गृह युद्ध में अपने नेतृत्व के लिए उल्लेखनीय थे, जिन्होंने ओरेगन में दुष्ट नदी युद्धों में टुटुटनी जनजाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जापान के पश्चिमीकरण में शामिल अन्य यूरोपीय देशों की ऐतिहासिक भूमिकाओं को फिल्म में बड़े पैमाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, हालांकि फिल्म में यूरोपीय भागीदारी का भी संदर्भ दिया गया है। संगीत। अधिक जानकारी। द लास्ट समुराई साउंड ट्रैक। द लास्ट समुराई ओरिजिनल मोशन पिक्चर स्कोर। फिल्म का स्कोर हंस जिमर। जारी किया 25 नवंबर 2003। शैली साउंड ट्रैक। लंबाई 59:41। लेबल वार्नर सूर्यास्त। निर्माता हंस जिमर। हंस जिमर कालक्रम। मैचेस्टिक मेन। 2003 द लास्ट समुराई ओरिजिनल मोशन पिक्चर स्कोर। 2003 किंग आर्थर। 2003 द लास्ट समुराई ओरिजिनल मोशन पिक्चर स्कोर 25 नवंबर 2003 को वार्नर सनसेट रिकॉर्ड्स द्वारा रिलीज किया गया था। 10. साउंड ट्रैक पर सभी संगीत हंस जिमर द्वारा रचित, व्यवस्थित और निर्मित किए गए थे, हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी द्वारा प्रदर्शित किए गए थे और ब्लेक नीली द्वारा संचालित किए गए थे। 11. यह यूएस टॉप साउंड ट्रैक चार्ट पर 24वें नंबर पर पहुंच गया। 11. मुक्त करना। द लास्ट समुराई का विश्व प्रीमियर 20 नवंबर 2003 को टोक्यो में हुआ था। यह फिल्म 5 दिसंबर 2003 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। जापान में आलोचनात्मक स्वागत आमतौर पर सकारात्मक था। 12. द मैनिची शिंबुन के टोमोमी कत्सुता ने सोचा कि यह फिल्म जापान को चित्रित करने के पिछले अमेरिकी प्रयासों की तुलना में एक बहुत बड़ा सुधार है, यह देखते हुए कि निर्देशक एडवर्ड ज़्विक ने जापानी इतिहास पर शोध किया था, जाने-माने जापानी अभिनेताओं को कास्ट किया था और यह सुनिश्चित करने के लिए संवाद प्रशिक्षकों से परामर्श किया था कि वे जापानी भाषण की अनौपचारिक और औपचारिक श्रेणियों को भ्रमित न करें। कत्सुता ने अभी भी फिल्म के समुराई के आदर्शवादी, कहानी की किताब, चित्रण में दोष पाया। उन्होंने कहा, समुराई की हमारी छवि यह है कि वे अधिक भ्रष्ट थे। इस तरह, उन्होंने कहा, महान समुराई नेता कत्सुमोटो ने मेरे दांत खट्टे कर दिए। 13.
संयुक्त राज्य अमेरिका में समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 221 समीक्षाओं के आधार पर 66% आलोचकों ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी है, जिसका औसत स्कोर 6.410 है। साइट की आम सहमति बताती है, उच्च उत्पादन मूल्यों और रोमांचकारी युद्ध दृश्यों के साथ द लास्ट समुराई एक संतोषजनक महाकाव्य है। 14 मेटाक्रिटिक पर, जो मुख्यधारा के आलोचकों की समीक्षाओं को 100 में से भारित औसत रेटिंग प्रदान करता है, फिल्म को 43 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 55 का औसत स्कोर प्राप्त हुआ, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 15 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर का औसत ग्रेड दिया। 16 शिकागो सन-टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि खूबसूरती से डिजाइन की गई, बुद्धिमानी से लिखी गई, दृढ़ विश्वास के साथ अभिनय की गई, यह एक असामान्य रूप से विचारशील महाकाव्य है। 17 एक ऑनलाइन विश्लेषक ने इस फिल्म की तुलना डांस विद वुल्व्स से की है, जिसमें प्रत्येक नायक तकनीकी रूप से पिछड़े लोगों से मिलता है और उनसे लड़ता है। कॉस्टनर और क्रूज दोनों के पात्रों ने दर्दनाक और क्रूर लड़ाइयों की एक श्रृंखला का सामना किया है। प्रत्येक अंततः अपने अनुभवों का उपयोग अपने नए दोस्तों की सहायता करने के लिए करता है। प्रत्येक अपनी नई अपनाई गई संस्कृति का सम्मान करने लगता है। प्रत्येक अपने नए समुदाय के साथ उन लोगों और परंपराओं के खिलाफ भी लड़ता है जिनसे वह आया था। 18 बॉक्स ऑफिस। फिल्म ने जापान में संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक बॉक्स ऑफिस प्राप्तियां हासिल कीं। 19 अपनी शुरुआत में इसने कुल शुरुआती सप्ताहांत में $8 मिलियन की कमाई की। 20 कुल मिलाकर यह बॉक्स ऑफिस पर फाइंडिंग निमो के बाद दूसरे स्थान पर रही। 21 यह द मैट्रिक्स रीलोडेड को पीछे छोड़ते हुए वहां सबसे ज्यादा कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्म बन गई। 22 फिल्म ने $140 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के मुकाबले $456.8 मिलियन की कमाई की। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 111, 127, 263 और अन्य देशों में 345, 631, 718 की कमाई की। 23 यह जापान में सबसे सफल बॉक्स ऑफिस हिट में से एक थी। 24 जहां इसने 13.7 बिलियन $132 मिलियन की कमाई की। आलोचना और बहस। 1873 की सेकंड्रोन बहस। सैगो ताकामोरी ने जोर देकर कहा कि जापान को कोरिया के साथ युद्ध करना चाहिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मोटोको रिच ने देखा कि फिल्म ने एक बहस को जन्म दिया है, विशेष रूप से एशियाई अमेरिकियों और जापानी लोगों के बीच, कि क्या फिल्म और इसके जैसी अन्य फिल्में नस्लवादी, भोली, नेक इरादे वाली, सटीक या इनमें से सभी थीं। 13 वैराइटी पत्रिका के एक फिल्म समीक्षक टॉर मैकार्थी ने लिखा, स्पष्ट रूप से उस संस्कृति से मोहित होकर जिसकी यह जांच करती है, जबकि दृढ़तापूर्वक एक बाहरी व्यक्ति के रोमांटिकरण के रूप में बनी हुई है, यह कहानी प्राचीन संस्कृतियों की कुलीनता, उनके पश्चिमी विनाश, उदार ऐतिहासिक अपराध, पूंजीपतियों के अनियंत्रित लालच और हॉलीवुड फिल्म सितारों की अपरिवर्तनीय प्रधानता के बारे में परिचित दृष्टिकोणों को पुनः उपयोग करने में निराशाजनक रूप से संतुष्ट है। 27 इतिहास की प्रोफेसर कैथी शुल्ट्ज के अनुसार, कई समुराई ने परोपकारी कारणों से नहीं बल्कि इसलिए मीजी आधुनिकीकरण का विरोध किया क्योंकि इसने विशेषाधिकार प्राप्त योद्धा जाति के रूप में उनकी स्थिति को चुनौती दी। मीजी सुधारकों ने यह क्रांतिकारी विचार प्रस्तावित किया कि सभी मनुष्य अनिवार्य रूप से समान हैं। फिल्म ऐतिहासिक वास्तविकता को भी नजरअंदाज करती है कि कई मीजी नीति सलाहकार पूर्व समुराई थे जिन्होंने स्वेच्छा से अपने पारंपरिक विशेषाधिकारों को त्याग दिया था ताकि वे उस रास्ते पर चल सकें जिसके बारे में उनका मानना था कि इससे जापान मजबूत होगा। 28 कत्सुमोटो का काल्पनिक चरित्र मीजी बहाली के नायक और अप्रभावी सत्सुमा विद्रोह के नेता सैगो ताकामोरी के ऐतिहासिक चरित्र से काफी मिलता जुलता है, जो आधुनिक जापान के इतिहास और किंवदंतियों में अपने समकालीनों के भ्रष्टाचार, अपव्यय और सिद्धांतहीन राजनीति के खिलाफ एक नायक के रूप में दिखाई देता है। अनुवादक और इतिहासकार इवान मॉरिस ने लिखा, हालांकि वह नई सरकार का सदस्य बनने के लिए सहमत हो गया था, उसके लेखन और बयानों से यह स्पष्ट था कि उसका मानना था कि गृहयुद्ध के आदर्शों को दूषित किया जा रहा था। वह जापानी समाज में अत्यधिक तेजी से हो रहे बदलावों का विरोध करता था और योद्धा वर्ग के साथ घटिया व्यवहार से विशेष रूप से परेशान था।
नई नौकरशाही के बारे में संदेह करते हुए वह चाहता था कि सत्ता समुराई वर्ग और सम्राट के हाथों में रहे, और उन कारणों से वह केंद्रीय सरकार में शामिल हो गया था। तलवारें ले जाने और पारंपरिक चोटी पहनने पर प्रतिबंध जैसे आदेश अनावश्यक उकसावे की एक श्रृंखला की तरह लग रहे थे, और हालांकि साइगो को एहसास हुआ कि जापान को पश्चिम से दबाव का विरोध करने के लिए एक प्रभावी स्थायी सेना की आवश्यकता है, लेकिन वह सैन्य सुधारों के सामाजिक निहितार्थों को स्वीकार नहीं कर सका। इस कारण से साइगो, हालांकि ओकिनोएराबु सरकार में भाग ले रहा था, लेकिन सत्सुमा और अन्य जगहों पर असंतुष्ट पूर्व समुराई के बीच एक शक्तिशाली अपील का प्रयोग करना जारी रखा। साइगो ने एक नैतिक क्रांति के लिए लड़ाई लड़ी, न कि भौतिक क्रांति के लिए, और उन्होंने अपने विद्रोह को एक नए पश्चिमीकरण भौतिकवाद की गिरती नैतिकता पर एक जांच के रूप में वर्णित किया। 2014 में यह फिल्म केली गॉफ द्वारा द डेली बीस्ट में फिल्म में श्वेत उद्धारकर्ता कथाओं पर एक लेख में चर्चा की गई कई फिल्मों में से एक थी। 30 समाजशास्त्र में अध्ययन की गई एक सिनेमाई ट्रॉप जिसके लिए द लास्ट समुराई का विश्लेषण किया गया है। 31 सैलून में डेविड सिरोटा ने फिल्म को एक और फिल्म के रूप में देखा जिसमें सफेद संघ के सेना अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तर के नागरिक युद्ध के प्रयास को रंग के लोगों को मुक्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, और रिलीज पोस्टर की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक ऐसा संदेश है जो दर्शकों को गलत तरीके से सफेद आदमी को और एक जापानी व्यक्ति को नहीं, प्राचीन जापानी संस्कृति के अंतिम महान नेता के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। 32 द गार्जियन के साथ 2022 के एक साक्षात्कार में केन वतम्बे ने कहा कि उन्होंने द लास्ट समुराई को एक श्वेत रक्षक कथा के रूप में नहीं सोचा था और यह हॉलीवुड में एशियाई प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वतम्बे ने यह भी कहा, द लास्ट समुराई से पहले चश्मा, उभरे हुए दांत और एक कैमरा वाले एशियाई लोगों की यह स्टीरियोटाइप थी, यह बेवकूफ़ी थी, लेकिन द लास्ट समुराई के आने के बाद हॉलीवुड ने एशियाई कहानियों के मामले में अधिक प्रामाणिक होने की कोशिश की। एडवर्ड एम ज़्विक, जन्म 8 अक्टूबर 1952, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने मुख्य रूप से कॉमेडी ड्रामा और महाकाव्य ऐतिहासिक फिल्म शैलियों में काम किया है और उन्हें शेक्सपियर इन लव 1998 के निर्माण के लिए अकादमी पुरस्कार और साथ ही बाफ्टा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कॉमेडी अबाउट लास्ट नाइट 1986 से अपनी फिल्मी शुरुआत की। उसके बाद ग्लोरी 1989, लीजेंड्स ऑफ द फॉल 1994, करेज अंडर फायर 1996, द सीज 1998, द लास्ट समुराई 2003, ब्लड डायमंड 2006 और डिफायंस 2008 में काम किया। उनकी बाद की फिल्मों में लव एंड अदर ड्रग्स 2010, पॉर्न सैक्रिफाइस 2014 और जैक रीचर नेवर गो बैक 2016 शामिल हैं। वह 1987 से 1991 तक एबीसी पारिवारिक ड्रामा श्रृंखला 30 समथिंग और 1999 से 2002 तक वंस एंड अगेन के सहनिर्माता भी हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ज़्विक का जन्म 8 अक्टूबर 1952 को शिकागो, इलिनॉइस में एक यहूदी परिवार में रूथ एलेन, नी रीच और एलन ज़्विक के बेटे के रूप में हुआ था। 1, 2, 3, 4 उन्होंने न्यू ट्रायर हाई स्कूल में पढ़ाई की। 1974 में हार्वर्ड से बीए किया और एएफआई कंजर्वेटरी में भाग लिया। 1975 में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री के साथ स्नातक किया। एक ही उपनाम और पेशे को साझा करने के बावजूद एडवर्ड साथी निर्देशक जोएल ज़्विक से संबंधित नहीं हैं। 1982 से उनकी शादी अभिनेत्री लिबर्टी गॉरशॉल से हुई है और उनके 2 बड़े बच्चे हैं। 4 आजीविका। उनकी फिल्मों में ग्लोरी 1989, लीजेंड्स ऑफ द फॉल 1994, द सीज 1998, द लास्ट समुराई 2003, ब्लड डायमंड 2006 और डिफेंस 2008 शामिल हैं। मार्शल हर्स्कोविट्ज के साथ ज़्विक द बेडफोर्ड फॉल्स कंपनी नामक एक फिल्म निर्माण कंपनी चलाते हैं। फ्रैंक कैप्रा की इट्स ए वंडरफुल लाइफ में दिखाए गए शहर के नाम से प्रेरित इस कंपनी ने ट्रैफिक और शेक्सपियर इन लव जैसी फिल्में और टीवी शो 30 समथिंग, रिलेटिविटी, वंस एंड अगेन और माई सो कॉल्ड लाइफ का निर्माण किया है। ज़्विक के काम ने कई पुरस्कार अर्जित किए हैं,
जिसमें एक निर्माता के रूप में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार और उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज, सीमित श्रृंखला में उत्कृष्ट लेखन और उत्कृष्ट नाटकीय विशेष के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार शामिल हैं। वह शेक्सपियर इन लव के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक थे। उन्हें ट्रैफिक के लिए उसी श्रेणी में नामांकित भी किया गया था। उन्हें कई गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया है। 2024 में ज़्विक ने अपना संस्मरण हिट्स, फ्लॉप्स एंड अदर इल्यूजन्स माई 40-something ईयर्स इन हॉलीवुड जारी किया। जॉन डेविड लोगन, जन्म 24 सितंबर 1961, एक अमेरिकी नाटककार, पटकथा लेखक और निर्माता हैं। उन्हें रिडले स्कॉट की ग्लेडिएटर 2000, मार्टिन स्कॉर्सेसे की द एविएटर 2004 और ह्यूगो 2011, टिम बर्टन की स्वीनी टॉड, द डेमन बार्बर ऑफ फ्लीट स्ट्रीट 2007 और सैम मेंडेस की जेम्स बॉन्ड फिल्म स्काईफॉल 2012 और स्पेक्ट्रे 2015 जैसी फिल्मों के लिए पटकथा लेखक के रूप में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें अकादमी पुरस्कारों के लिए 3 बार नामांकित किया गया है और उन्होंने एक टोनी पुरस्कार और एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लोगन के माता-पिता उत्तरी आयरलैंड से कनाडा के रास्ते संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गए थे। 3 बच्चों में सबसे छोटे, उनके एक बड़े भाई और बहन हैं। लोगन कैलिफोर्निया और मिलबर्न, न्यू जर्सी में पले बढ़े, जहां उन्होंने 1979 में मिलबर्न हाई स्कूल से स्नातक किया। वह नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए शिकागो चले गए, जहां से उन्होंने 1983 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2. आजीविका अवस्था। लोगन कई सालों तक शिकागो में एक सफल नाटककार रहे। उसके बाद उन्होंने पटकथा लेखन की ओर रुख किया। उनका पहला नाटक नेवर द सिनर कुख्यात लियोपोल्ड और लोएब मामले की कहानी कहता है। उसके बाद के नाटकों में लिंडबर्ग बेबी अपहरण के बारे में हॉप्टमैन और शिकागो के प्रसिद्ध मनोरंजन पार्क में सेट एक संगीतमय मेलोड्रामा रिवरव्यू शामिल है। कलाकार मार्क रोथको के बारे में उनका नाटक रेड दिसंबर 2009 में लंदन के डॉनमार वेयरहाउस द्वारा निर्मित किया गया था। 3 और 2010 में ब्रॉडवे पर, जहां इसे 6 टोनी अवार्ड मिले, जो किसी भी नाटक के लिए सबसे अधिक थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ नाटक, माइकल ग्रैंडेज के लिए नाटक का सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और एडी रेडमाइने के लिए नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है। रेडमाइने और अल्फ्रेड मोलिना ने लंदन में अपनी भूमिकाएं शुरू की थीं और जून के अंत में समाप्त होने वाले सीमित रन के लिए ब्रॉडवे पर भी प्रदर्शन किया था। 4. लोगन के 2 नाटकों का प्रीमियर 2013 में हुआ। पीटर एंड एलिस, जिसका निर्देशन माइकल ग्रैंडेज ने किया और जूडी डेंच और बेन वहिशॉ ने अभिनय किया, 25 मार्च 2013 को नोएल कावर्ड थिएटर में लंदन में शुरू हुआ। और आई विल ईट यू लास्ट, ए चैट विद सू मेंगर्स, जिसका निर्देशन जो मंटेलो ने किया और बेट्टे मिलर ने अभिनय किया, 24 अप्रैल 2013 को बूथ थिएटर में ब्रॉडवे पर शुरू हुआ। 5. नेवर द सिनर के पुनर्लिखित संस्करण का विश्व प्रीमियर 2004 में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में स्पेस थिएटर में इंडिपेंडेंट थिएटर द्वारा किया गया था। 6. कंपनी ने पहले 2 बार 1992 और 1994 में नाटक का मंचन किया था। 7. और उनके कई अन्य नाटकों का भी मंचन किया है। 8. लोगन और टॉम किड द्वारा एक नया संगीत सुपरहीरो का विश्व प्रीमियर प्रोडक्शन ऑफ अ ब्रॉडवे सेकंड स्टेज थिएटर में 28 फरवरी 2019 को आधिकारिक उद्घाटन रात के साथ हुआ। 9. लोगन का नाटक डबल फीचर, जो फिल्म निर्माण और निर्देशक और स्टार के बीच के रिश्ते के बारे में है, फरवरी 2024 में लंदन के है एम्पस्टेड थिएटर में प्रदर्शित होगा। 10. फिल्म और टीवी। लोगन ने 1999 में ओलिवर स्टोन स्पोर्ट्स ड्रामा एनी गिवन संडे लिखा, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 6. इसके बाद उन्होंने टेलीविजन फिल्म आरकेओ 281 लिखी, जो उसी साल रिलीज हुई एक ऐतिहासिक ड्रामा थी। लोगन की फीचर फिल्मों में शामिल हैं रेंगो 2011, जो जॉनी डेप द्वारा अभिनीत और गोर वर्बिंस्की द्वारा निर्देशित एक एनिमेटेड फीचर है। शेक्सपियर के कोरियोलेनस का फिल्म रूपांतरण, जिसका निर्देशन और अभिनय राल्फ फिएनेस ने किया। ह्यूगो द इन्वेंशन ऑफ ह्यूगो कैब्रेट पुस्तक का रूपांतरण, जिसका निर्देशन मार्टिन स्कॉर्सेसे ने किया। और जेम्स बॉन्ड फिल्म स्काईफॉल, जिसमें नील पुर्विस और रॉबर्ट वेड भी शामिल हैं। उन्होंने बॉन्ड फिल्म स्पेक्ट्रे 2015,
लिखी। उन्होंने जोश हार्टनेट, ईवा ग्रीन और टिमोथी डाल्टन अभिनीत 2014 की टेलीविजन श्रृंखला पेनी ड्रेडफुल भी बनाई, जिसके तीसरे सीजन के समापन तक वे इसके एकमात्र लेखक थे। नवंबर 2015 में लोगान ने एलियन कॉवनेंट की पटकथा को फिर से लिखा था। 11/12 एलियन कॉवनेंट की ऑडियो कमेंट्री के दौरान स्कॉट ने उल्लेख किया है कि लोगान ने पहले ही एलियन कॉवनेंट 2 लिखना शुरू कर दिया है। 13 नवंबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि शोटाइम 2014 की टेलीविजन श्रृंखला पेनी ड्रेडफुल का अनुवर्ती निर्माण करेगा, जिसका शीर्षक पेनी ड्रेडफुल सिटी ऑफ एंजल्स होगा, जो 1938 में लॉस एंजल्स में होता है। लोगान शो के निर्माता, कार्यकारी निर्माता और एकमात्र लेखक थे, जिसका प्रीमियर 2020 में हुआ था। नवंबर 2019 में यह बताया गया कि बोहेमियन रैप्सोडी के निर्माता ग्राहम किंग माइकल जैक्सन की बायोपिक बनाने की योजना बना रहे थे, जिसकी पटकथा लोगन द्वारा लिखी जाएगी। 14 लोगन द्वारा लिखित अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में स्टार ट्रेक, नेमेसिस, द टाइम मशीन और द लास्ट समुराई शामिल हैं। लोगन ने 2022 में वे देम के साथ अपने फीचर निर्देशन की शुरुआत की, जो स्ट्रीमिंग सेवा पीकॉक के माध्यम से रिलीज की गई एक स्लेशर फिल्म थी। व्यक्तिगत जीवन और अन्य गतिविधियां। लोगन खुलेआम समलैंगिक है। 16 जनवरी 2022 तक वह एडिलेड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में रॉब क्रॉसर द्वारा संचालित एक छोटी स्वतंत्र थिएटर कंपनी का एक प्रमुख लाभार्थी है, जिसे इंडिपेंडेंट थिएटर कहा जाता है। 6 उनके कई नाटकों का निर्माण वहां किया गया है, जिनमें नेवर द सिनर 1992, 1994, 2004, हॉप्टमैन 1993, द व्यू फ्रॉम गोलगोथा 1996, रेड 2011, कलाकार मार्क रोथको के बारे में पीटर और एलिस 2014, 8 और वह अपने नाटकों को देखने के साथ साथ अन्य प्रस्तुतियों पर काम करने के लिए कई बार एडिलेड की यात्रा कर चुके हैं। 6 चयनित नाटक। लोगन के नाटकों में शामिल हैं 17 कभी पापी नहीं 1985, स्पीकिंग इन टंग्स 1988, हॉप्टमैन 1991, रिवरव्यू 1992, द व्यू फ्रॉम गोलगोथा 1996, रेड 2009, पीटर और एलिस 2013, ए तुम्हें आखिरी बार खाऊंगा सू मेंगर्स के साथ बातचीत 2013, द लास्ट शिप 2014, मॉलिन रूज 2018, सुपरहीरो 2019, स्विफ्ट अवे 2022, मार्शल श्रेबर हर्स्कोविट्स, जन्म 23 फरवरी 1952, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता हैं और वर्तमान में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष एमेरिटस हैं। उनकी प्रस्तुतियों में ट्रैफिक, द लास्ट समुराई, ब्लड डायमंड और आई एम सैम शामिल हैं। हर्स्कोविट्स ने 2 फीचर फिल्में जैक द बियर और डेंजरस ब्यूटी निर्देशित की हैं। हर्स्कोविट्स टेलीविजन शो 30 समथिंग, माई सो कॉल्ड लाइफ और वंस एंड अगेन के निर्माता और कार्यकारी निर्माता थे और उन्होंने तीनों सीरीज के कई एपिसोड लिखे और निर्देशित भी किए। जीवन और कैरियर। हर्स्कोविट्स का जन्म फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में फ्रीडा नी श्रेबर और अलेक्जेंडर हर्स्कोविट्स के बेटे के रूप में हुआ था। 1 उनका परिवार यहूदी है। 2 उनका विवाह 1981 से 1993 तक पटकथा लेखिका सुजैन शिलिडे से हुआ था। उनकी 2 बेटियां हैं। हर्स्कोविट्स ने 2015 में लैंड्री मेजर से विवाह किया। हर्स्कोविट्स लंबे समय से फिल्म उद्योग के सबसे सक्रिय और भावुक पर्यावरणविदों में से एक रहे हैं। 3 वह द क्लाइमेट मोबिलाइजेशन के सलाहकार बोर्ड में काम करते हैं, जो एक जमीनी स्तर का वकालत समूह है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घरेलू मोर्चे के पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ राष्ट्रीय आर्थिक लामबंदी का आह्वान करता है, जिसका लक्ष्य 2025 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा और शुद्ध शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन है। 4 पुरस्कार। 30 समथिंग ने कई प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीते, जिसमें 1988 में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज भी शामिल है। उस वर्ष इसने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लेखन का पुरस्कार भी जीता, जिसके एक एपिसोड को हर्स्कोविट्स ने पॉल हैगिस के साथ मिलकर लिखा था। शो को उस वर्ष गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार भी मिला।
हर्स्कोविट्ज को सीरीज में उनके काम के लिए राइटर्स गिल्ड और डायरेक्टर्स गिल्ड दोनों द्वारा सम्मानित किया गया था। ट्रैफिक को 2001 में 73वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। वंस एंड अगेन को 1999 के गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के लिए नामांकित किया गया था। पाउला कॉफमैन वैगन, जन्म पाउला सू कॉफमैन, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और फिल्म कार्यकारी हैं। उनकी सबसे हालिया क्रेडिट में चैडविक बोसमैन, केट हडसन, स्टर्लिंग के. ब्राउन और जोश गैड अभिनीत फिल्म मार्शल और साथ ही ब्रॉडवे, वेस्ट एंड और यूएस टूर प्रोडक्शंस ऑफ प्रिटी वुमन द म्यूजिकल शामिल हैं। 2, 3, 4, 5 प्रारंभिक जीवन। वैगन का जन्म ओहियो के यंगस्टाउन में पाउला सू कॉफमैन के रूप में हुआ था। उनकी मां सू अन्ना नी शॉफ्स्टॉल ओक्लाहोमा की एक समाचार पत्रिका की संपादक थीं और उनके पिता एडमंड जेमिसन नेड कॉफमैन जूनियर एक व्यवसाय के मालिक थे। 6 यंगस्टाउन में रहते हुए वैगन अक्सर स्थानीय प्लेहाउस में प्रदर्शन करती थीं। उन्होंने पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय से बीएफए प्राप्त किया, जहां वह वर्तमान में न्यासी मंडल में बैठती हैं। 7 आजीविका कैरियर का आरंभ। न्यूयॉर्क में अपने शुरुआती करियर में वैगन ने 1971 में लेनी के स्टेज प्रोडक्शन में कई कलाकारों की भूमिकाएं निभाईं। 8 उनकी कुछ अतिरिक्त उपलब्धियों में येल रिपर्टरी थिएटर में ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में हेलेना की भूमिका, 9 और साथ ही क्लीवलैंड प्ले हाउस में कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ में मैगी की भूमिका शामिल है। सेट डिजाइनर रॉबिन वैगन से उनकी पहली शादी ने उन्हें इंडस्ट्री के एलिस्ट सर्कल में ला खड़ा किया। वह तब मौजूद थीं जब निर्देशक माइकल बेनेट ने रॉबिन के साथ एक कोरस लाइन के लिए विचार साझा किए। 10 एजेंट और फिल्म निर्माता। मंच पर अपने काम के बाद वैगन लॉस एंजल्स में बुटीक टैलेंट एजेंसी सुसान स्मिथ एंड एसोसिएट्स में एक टैलेंट एजेंट बन गईं। इसके बाद वैगन को लॉस एंजल्स में क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी CAA में प्रतिभा विभाग में काम पर रखा गया, जहां उन्होंने टॉम क्रूज को साइन किया और उनका प्रतिनिधित्व किया। 11 जुलाई 1992 में 11 वर्षों तक क्रूज का प्रतिनिधित्व करने के बाद उन्होंने और क्रूज ने स्वतंत्र फिल्म निर्माण कंपनी क्रूज वैगन प्रोडक्शंस की सहस्थापना की। 12, 13, 14 अगले 14 वर्षों में वैगन और क्रूज ने कई तरह की फिल्मों का निर्माण किया, जिन्होंने कई पुरस्कार और व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की और वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। CW प्रोडक्शंस के बैनर तले रिलीज पहली फिल्म अंतर्राष्ट्रीय हिट मिशन इम्पॉसिबल थी। CW प्रोडक्शंस ने द अदर्स, द लास्ट समुराई, वेनिला स्काई, विदाउट लिमिट्स, शैटर्ड ग्लास, नार्क, एलिजाबेथटाउन और आस्क द डस्ट जैसी फिल्मों का निर्माण किया, साथ ही स्टीवन स्पीलबर्ग की वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, जिसका वैगन कार्यकारी निर्माता था। 5 CW प्रोडक्शंस मूल मिशन इम्पॉसिबल फिल्म त्रयी, मिशन इम्पॉसिबल 2 और मिशन इम्पॉसिबल 3 के लिए जिम्मेदार था। कुल मिलाकर CW प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित फिल्मों ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर $2.9 बिलियन से अधिक की कमाई की। 15 वैगन एक फिल्म निर्माता और स्टूडियो कार्यकारी के रूप में काम करना जारी रखती हैं। अपनी कंपनी चेस्टनट रिज प्रोडक्शंस के माध्यम से फिल्मों, थिएटर और टेलीविजन का विकास करती हैं। 10 चेस्टनट रिज प्रोडक्शंस के जरिए उनकी सबसे हाल की फिल्म मार्शल थी, जिसमें चैडविक बोसमैन, जोश गैड, केट हडसन और स्टर्लिंग के. ब्राउन ने अभिनय किया था। यह थरगूर मार्शल के करियर के शुरुआती दौर के एक सच्चे कानूनी मामले की कहानी है। फिल्म को समीक्षकों ने काफी सराहा और एक अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 16 रंगमंच निर्माता। उनके ब्रॉडवे निर्माण क्रेडिट में प्रिटी वुमन द म्यूजिकल शामिल है, जिसने सितंबर 2019 में जर्मनी के हैम्बर्ग में एक प्रोडक्शन भी खोला। फरवरी 2020 में वेस्ट एंड में एक प्रोडक्शन कार्यों में एक यूएस नेशनल टूर है। अन्य ब्रॉडवे नाट्य प्रस्तुतियों में जेसिका चैस्टेन, डेविड स्ट्रैथर्न और डैन स्टीवंस अभिनीत और मोइसेस कॉफमैन द्वारा निर्देशित द हेरेस शामिल है। यह 2012 के पतन में खोला गया। उन्होंने क्रेग राइट के प्रशंसित नाटक ग्रेस के ब्रॉडवे प्रीमियर का भी निर्माण किया, जिसका निर्देशन डेक्सटर बुलार्ड ने किया और अक्टूबर 2012 में पॉल रूड, माइकल शैनन, केट एरिंगटन और एड असन ने अभिनय किया और टेरेंस मैकनली के टोनी नामांकित। अन्य उत्पादक
फिल्म और थिएटर में अपने काम के अलावा वैगन ने टेलीविजन और कई पुरस्कार समारोहों के लिए भी निर्माण किया है। वह समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और पुरस्कार विजेता लाइफटाइम मूल फिल्म 5 की कार्यकारी निर्माता थीं, जो 5 महिला निर्देशकों द्वारा निर्देशित 5 लघु फिल्में थीं। उन्होंने 2013 में मोशन पिक्चर अकादमी के लिए गवर्नर्स अवार्ड समारोह का निर्माण किया और 2011 और 2012 के प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड शो का निर्माण किया। 20, 21, 22 वैगन ने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के माध्यम से नेशनल फिल्म प्रिजर्वेशन फाउंडेशन के बोर्ड में काम किया, जहां से उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की और हेंज कॉलेज के माध्यम से मनोरंजन उद्योग प्रबंधन कार्यक्रम में मास्टर में एक सहायक संकाय सदस्य हैं। 23 वैगन अमेरिकन सिनेमाथेक के निदेशक मंडल की सदस्य हैं। 24 और यूसीएलए के स्कूल ऑफ थिएटर, फिल्म एंड टेलीविजन की कार्यकारी समिति की सदस्य हैं। 25 वह एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज AMPAS, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका PGA, ब्रॉडवे लीग की सदस्य भी हैं और रिफ्रेम फॉर वीमेन इन फिल्म की राजदूत हैं, जो मीडिया उद्योग में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए एक औपचारिक कार्ययोजना है। 26 पुरस्कार और प्रशंसा। वैगन को 2001 में प्रीमियर पत्रिका द्वारा वीमेन इन हॉलीवुड आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 27 अक्टूबर 2006 में उन्हें बिग ब्रदर्स एंड बिग सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन से शेरी लैंसिंग पुरस्कार मिला। 28 उन्हें 2008 में कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स गिल्ड द्वारा स्वारोवस्की प्रेसिडेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 29 2012 में वह डाउविल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित थीं। 30-31 वह 2016 में वीमेन इन फिल्म क्रिस्टल प्लस लूसी अवार्ड्स, 32 सर्कुलर रेफरेंस और 2017 में कैमेरिमेज प्रोड्यूसर विद यूनिक विजुअल सेंसिटिविटी अवार्ड की प्राप्तकर्ताओं में से एक थीं। 33 उनकी फिल्म मार्शल ने शिकागो ऑडियंस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता। 34 व्यक्तिगत जीवन। वैगन का विवाह प्रबंधन और उत्पादन कंपनी RP मीडिया के CEO रिक निकिता से हुआ है। टिमोथी लियोनार्ड स्पाल बटा SP L बटा स्पॉल, जन्म 27 फरवरी 1957, एक अंग्रेजी अभिनेता हैं। उन्हें मंच और स्क्रीन पर अपने चरित्र अभिनेता की भूमिकाओं के लिए पहचान मिली। 2000 में उन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE का अधिकारी नियुक्त किया गया था। 2 स्पॉल को निर्देशक माइक लेह के साथ उनके सहयोग के लिए जाना जाता है। उनकी 6 फिल्मों में अभिनय किया। होम स्वीट होम 1982, लाइफ इज स्वीट 1990, सीक्रेट्स एंड लाइज 1996, टॉपसी टर्वी 1999, ऑल और नथिंग 2002 और मिस्टर टर्नर 2014। उन्हें सीक्रेट्स एंड लाइज और टॉपसी टर्वी में उनकी भूमिकाओं के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन मिला और साथ ही मिस्टर टर्नर में जेम्ड ब्लू टर्नर की भूमिका के लिए कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। 3 स्पॉल ने हेमलेट 1996, स्टिल क्रेजी 1998, निकोलस निकेल्बी 2002, द लास्ट समुराई 2003, एन्चांटेड 2007, स्वीनी टॉड, द डेमन बार्बर ऑफ फ्लीट स्ट्रीट 2007, द डैम यूनाइटेड 2009, द किंग्स स्पीच 2010, जिंजर एंड रोजा 2012, डेनियल 2016, द पार्टी 2017 और स्पेंसर 2021 जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने चिकन रन 2000 में निक द रैट की आवाज दी और प्रिजन ऑफ अज़्काबन 2004 से लेकर डेथली हेलोज पार्ट 1 2010 तक 5-6 हैरी पॉटर फिल्मों में पीटर पेटिग्रेव का किरदार निभाया। टेलीविजन पर स्पॉल ने ITV कॉमेडी ड्रामा सीरीज ऑफ विडरसेन पेट 1983 से 2004 में बैरी स्पेंसर टेलर और BBC कोल्ड वॉर ड्रामा समर ऑफ रॉकेट्स 2019 में लॉर्ड आर्थर वॉलिंगटन की भूमिका निभाई। उन्होंने द सिक्स्थ कमांडमेंट में पीटर फार्कुहर के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए 2024 के अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा टीवी अवार्ड जीता। 4 2010 से 2012 तक BBC ने 3 वृत्तचित्र श्रृंखलाएं प्रसारित कीं। टिमोथी स्पाल 8C
जो स्पॉल की अपनी नौका से ब्रिटेन की यात्रा के बारे में थीं। प्रारंभिक जीवन। 4 बेटों में तीसरे, स्पॉल 5, का जन्म 27 फरवरी 1957 को बैटरसी, लंदन में हुआ था। उनकी मां, सिल्विया आर. नी लियोनार्ड, एक हेयरड्रेसर थीं और उनके पिता, जोसेफ एल. स्पॉल एक डाक कर्मचारी थे। 6, 7, 8, 9 स्पॉल ने बैटरसी काउंटी कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में पढ़ाई की। 10 उस समय वह कला विद्यालय जाने या सेना में शामिल होने की योजना बना रहा था। 5 जब वह 16 वर्ष का था तब स्पॉल की महत्वाकांक्षाएं अभिनय की ओर मुड़ गईं। विजार्ड ऑफ ओज में शेर के रूप में एक स्कूल नाटक में दिखाई देने के बाद मंच पर मजाकिया अंदाज में था और लोग हंसते थे। इसे बार बार करना चाहता था। 7 उन्होंने नेशनल यूथ थिएटर 10 और राडा में प्रशिक्षण लिया। 1978 में स्नातक किया। 11 अपने वर्ष में सबसे होनहार अभिनेता के रूप में बैनक्रॉफ्ट गोल्ड मेडल से सम्मानित होने के बाद। 12 आजीविका। स्पॉल ने शुरुआत में बर्मिंघम रेप के लिए थिएटर में अपनी पहचान बनाई, जिसमें अर्नोल्ड वेस्कर की द मर्चेंट का यूके प्रीमियर और बाद में रॉयल शेक्सपियर कंपनी के लिए द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, 3 सिस्टर्स, निकोलस निकेल्बी और द नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्टल शामिल हैं। नेशनल थिएटर में स्पॉल ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के सेंट जोन में डॉफिन की भूमिका निभाई। क्वाड्रोफेनिया में फिल्मी शुरुआत और जैसा कि वेन कहते हैं, व्यापक टीवी प्रदर्शन के बाद, ऑफ विडेरसेन, पेट की सभी 4 श्रृंखलाओं में, गॉर्मलेस मूली, अजीब, बैरी टेलर, आउटसाइड एज में केविन और माइक ले की लाइफ इस स्वीट में भयानक शेफ ऑब्रे की भूमिका निभाने के बाद, स्पॉल तब से क्रूसो, सीक्रेट्स एंड लाइज, शूटिंग द पास्ट, टॉपसी-टर्वी, वेनिला स्काई, रॉकस्टार, ऑल और नथिंग, द लास्ट समुराई, लेमोनी स्निकेट की ए सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स और द किंग्स स्पीच फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने हैरी पॉटर फिल्म श्रृंखला में पीटर पेटिग्रेव, वर्मटेल, के रूप में प्रदर्शन किया। 1991 में उन्होंने श्रृंखला 5 रेड ड्वार्फ। उन्होंने 1997 में ऑर्टन द्वारा लूट के रेडियो 3 प्रसारण में इंस्पेक्टर ट्रस्कॉट की भूमिका निभाई, जिसे 2017 में दोहराया गया। उन्हें 2000 के नए साल के सम्मान में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (OBE) का अधिकारी नियुक्त किया गया था। 14 स्पॉल ने केन रसेल की फिल्म गॉथिक 1986 के गीत द डेविल इज एन इंग्लिशमैन 15 में मुख्य गायन किया, जिसमें स्पॉल ने जॉन विलियम पोलिडोरी का किरदार निभाया था। स्पॉल ने 2005 की फिल्म पिरेपॉइंट में अल्बर्ट पिरेपॉइंट की मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में द लास्ट है एंगरमैन के रूप में रिलीज किया गया था। 2006 के वीडियो गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी स्टोरीज में स्पॉल ने फिल कॉलिंस के मैनेजर बैरी मिकेलथवेट की आवाज दी थी। 2007 में उन्होंने डिज्नी की एन्चांटेड में नाथनियल और टिम बर्टन के प्रोडक्शन स्वीनी टॉड द डेमन बार्बर ऑफ फ्लीट स्ट्रीट में बीडल बैमफोर्ड की भूमिका निभाई। 2010 में उन्होंने फिल्म द किंग्स स्पीच में विंस्टन चर्चिल का किरदार निभाया। 16 जिसके लिए कलाकारों की टुकड़ी के सदस्य के रूप में उन्हें मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त रूप से स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। 17 स्पॉल ने 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समापन समारोह में भूमिका दोहराई। 18 2012 में स्पॉल ने वेस्टलैंड, ब्रिटेन में द राइज के रूप में जाना जाता है, को फिल्माया, जिसमें अभिनेता मैथ्यू लुइस और वेनेसा किर्बी थे। न्यूपोर्ट बीच, कैलिफोर्निया में न्यूपोर्ट बीच फिल्म फेस्टिवल ने अप्रैल 2013 में वेस्टलैंड की स्क्रीनिंग की। 19 इसके अलावा 2012 में स्पॉल ने शानदार फिल्म कम्स ए ब्राइट डे में चार्ली मॉर्गन की भूमिका निभाई। 2013 और 2014 में स्पॉल ने बीबीसी टेलीविजन सीरीज ब्लेंडिंग्स में अभिनय किया, जो कि गाय एंड्रयूज द्वारा पीजी वुडहाउस की ब्लेंडिंग्स कैसल कहानियों से अनुकूलित एक कॉमेडी सीरीज थी। इसका पहला प्रसारण 13 जनवरी 2013 को हुआ था। 2014 में उन्होंने माइक ले द्वारा निर्देशित जेएमडब्ल्यू टर्नर पर एक जीवनी फिल्म मिस्टर टर्नर के लिए 2014 के कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। स्पॉल ने उल्लेख किया है कि यह भूमिका उनकी व्यक्तिगत पसंदीदा है क्योंकि इसने उन्हें पेंटिंग करने के लिए प्रेरित किया। 2016 में स्पॉल ने मिक जैक्सन द्वारा निर्देशित फिल्म डेनियल में होलोकॉस्ट इनकार करने वाले डेविड इरविंग को चित्रित किया। 21
29 मार्च से 14 मई 2016 तक स्पॉल ने लंदन के ओल्ड विक थिएटर में मैथ्यू वॉर्चस द्वारा निर्देशित हेरोल्ड पिंटर के नाटक द केयरटेकर में जॉर्ज मैक्के और डैनियल मेस के साथ डेविस की शीर्षक भूमिका निभाई। 2018 में उन्होंने ITV मिनी सीरीज है एटन गार्डन में लुटेरों में से एक टेरी परकिंस की भूमिका निभाई। स्पॉल ने प्रशंसित नाटकीय फिल्म स्पेंसर 2021 में मेजर एलिस्टेयर ग्रेगरी की भूमिका निभाई। उन्होंने क्रिस्टन स्टीवर्ट के साथ कई मनोवैज्ञानिक रूप से चार्ज किए गए दृश्य साझा किए, जिन्होंने राजकुमारी डायना को चित्रित किया। स्पॉल को 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए मुख्य भूमिका के लिए बाफ्टा टीवी पुरस्कार मिला। 4 BBC की सच्ची जीवन ड्रामा सीरीज द सिक्स्थ कमांडमेंट में पीटर फार्कुहर के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए, जो 2023 में प्रसारित हुआ। 23 इसके अलावा 2024 में स्पॉल ने हिलेरी मेंटल के उपन्यास वुल्फ हॉल द मिरर एंड द लाइट के BBC नाट्य रूपांतरण में ड्यूक ऑफ नॉरफोक की भूमिका निभाई, जो दिवंगत बर्नार्ड हिल द्वारा पहली श्रृंखला में निभाई गई भूमिका को संभाल रहा था। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर मई 2025 में स्पॉल ने लंदन में विंस्टन चर्चिल द्वारा जर्मनी के आत्मसमर्पण के समय दिए गए भाषण का सार्वजनिक वाचन किया। व्यक्तिगत जीवन 2006 में न्यूयॉर्क शहर में एन्चांटेड का फिल्मांकन करते हुए स्पॉल और उनकी पत्नी शेन के 3 बच्चे हैं, जिनमें राफे भी शामिल है, जो एक अभिनेता भी है। वह फॉरेस्ट हिल 24 साउथ ईस्ट लंदन में रहता है। 25-26 अपने करियर के अधिकांश समय में मोटे आदमी रहे स्पॉल ने 2015 की द एनफील्ड हंटिंग में अपनी भूमिका के लिए अपना वजन कम करने का संकल्प लिया और अपने प्रयासों से उल्लेखनीय मात्रा में वजन कम किया। 27-28 1996 में स्पॉल को तीव्र माइलॉयड ल्यूकेमिया का निदान किया गया था, लेकिन तब से वह ठीक है। 29 उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में कहा है, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या बीमार कर रहा है, लेकिन तनाव का इससे कुछ लेना देना था और अब बात तनाव को दूर करने की है। इसने मुझे चीजों के बारे में जागरूक किया और अधिक चयनात्मक बना दिया। मैं रोजगार के बारे में कम चिंतित हूँ। मैं वास्तव में अपना होमवर्क करता हूँ, इसलिए मैं सेट पर तनावग्रस्त नहीं होता क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। 30 वह एक डच बजरे के मालिक हैं, जिस पर वह और उनकी पत्नी ब्रिटिश द्वीपों के चारों ओर नौकायन करते थे। उनकी यात्रा ने BBC फॉर टीवी श्रृंखला टिमोथी स्पाल 8C का निर्माण किया। तो दोस्तों बजट की बात कर ले तो बजट इसका $140 मिलियन का है और टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने पार हुए में 456 मिलियन किया था। तो मूवी सुपर डुपर दिख रही थी और कंफर्म इसका दूसरा पार्ट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी मैंने पूरी अपडेट आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के इसे आपको सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।